Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this lesson we are going to deal with the further part of Act 1 Scene 1. तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये लोग सब लोग बोट पे रहते हैं और बोट्सवेन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो जितने भी किंग और लॉर्ड थे वो सारे बार बार शिप के ऊपर आके उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम जो है इधर से शिप चलाओ, वैसे करो। और जो है एंटोनियो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ये कहता है कि ये इन लोगों की वजह से हम लोग इस सिचुएशन में आके फंसे हैं। ये लोग शराब पी के चला रहे थे बोट और जिसकी वजह से जो है वो ये लोग रास्ता भटक गए और ये यहाँ पे तूफान के बीच में लाके हम लोग को फंसा दिया है। और बोट्सवेन भी बहुत गुस्सा होता है तो वो भी गुस्से में बात कर रहा होता है। तो मैंने जैसे बताया था कि गोंजालो जो है वो बार बार बोलता है कि ये तो मेरे हाथ से ही मरेगा और इसकी बॉडी में कोई भी डूब के मरने का निशान नहीं है। इसको देख के ये लगता है कि ये मेरे हाथ से ही मरेगा। तो खैर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि गोंजालो जो है वो बोलता है कि जब बाकी सब लोग कहते हैं कि अब यानी कि टाइम आ गया है हमारे मरने का, तो वो बिल्कुल जो है डर जाते हैं सब लोग। सब अंदर रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपने अपनी वाइफ को, बच्चों को याद करते रहते हैं। तो गोंजालो बोलता है कि अगर इस वक्त कोई मुझे मतलब अगर मुझे मरना ही है तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक बैरन ग्राउंड पे यानी कि एक सूखी जगह पे मरूँ, ना कि डूब के मरूं। तो वो बोलता है कि अगर कोई इंसान मुझसे मेरा एकड़ ऑफ मतलब ज़मीन, मतलब एकड़ में बहुत ज़्यादा जो ज़मीन होती है वो भी मुझसे मांग ले जो है, और जो कि बिल्कुल फर्टाइल हो, कि मतलब जिसमें बहुत सारे लॉन्ग हीथ, ब्राउन फर्स, एनीथिंग, मतलब कि जिसमें बहुत सारे प्लांट हो, उसमें चाहे कुछ भी हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ अपने एकर्स के भी जो है वो ज़मीन। उसके बदले वो मुझे बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन दे दे जिस पे मैं अब मतलब उसके ऊपर मर सकूं, डूब के ना मर सकूं। मतलब समझ में आया कि वो ये कहता है कि मैं मुझे कोई थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे दे दे और मैं उसके ऊपर मतलब जिसमें मेरी सिर्फ बॉडी आ सके, मैं उसके ऊपर वहाँ पे जो है अगर मुझे मरना ही है तो मैं उस सूखी जगह पे मरना चाहता हूँ, ना कि डूब के मर के सड़ के मरना चाहता हूँ। उसके बदले अगर कोई इंसान मुझसे चाहता है तो वो मेरी एकड़ से एकड़ ज़मीन लेना चाहता है तो ले ले, मैं उसको दे दूँगा, लेकिन मुझे ना ड्राई जगह पे मरना है, मुझे ऐसे जो है डूब के नहीं मरना है। यहीं पे वो सीन एग्जिट हो जाता है और सब लोग मतलब ये जो सीन होता है शिप वाला वो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्ट 1 सीन 2। ओके, तो एक्ट 1 सीन 2 जो होता है वो आइलैंड पे होता है। तो आइलैंड पे मैंने बताया था आप लोगों को फ्लैशबैक में कि आप मेरा लेसन 1 देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा आइलैंड पे कैसे पहुँचे थे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो जाके मेरा फर्स्ट लेसन जो इसका है जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड बताया है वो जाके आप देखिएगा। ओके, तो मिरांडा जो होती है वो उस क्योंकि उनके आइलैंड से बहुत पास में ही वो शिप जो रहती है वो डूब रही होती है और तूफान आया होता है इतना भयंकर सा। तो मिरांडा वहाँ से देख रही होती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शिप है जो कि डूबने वाली है और बहुत ज़्यादा लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और मिरांडा जो होती है प्रॉस्पेरो की बेटी, वो बहुत ही अच्छी दिल की होती है, मतलब उसका सॉफ्ट हार्ट होता है। तो वो उस साइट को देख के बहुत ज़्यादा मतलब घबरा रही होती है, उसे बहुत पीटी आ रहा होता है। तो वो अपने फादर से बोलती है कि अगर आपने, माय डियरेस्ट फादर, अगर आपने अपने जादू से ये जो है ये रोरिंग साउंड यानी कि अगर आपने अपने जादू से ये वाइल्ड वाटर्स रोर जो कर रही हैं ये लेके आए हैं, अगर आपने इसे किया है बाय योर आर्ट मतलब बाय योर मैजिक, क्योंकि मैजिशियन रहता है ना, तो वो ये बोलती है प्लीज़ एले देम, एले मतलब स्टॉप देम। वो ये कहती है कि अगर आपने अपने जादू से इस तूफान को लाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे रोक दो। और ये बोलती है कि ऐसा लग रहा है आसमान को देख के, स्काई को देख के ऐसा लग रहा है कि जो जैसे कि उसमें से जो है वो चारकोल जैसे नहीं होता है, चारकोल टपक रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जो है काला बादल हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें से चारकोल टपक रहा है। उसके बाद में बोलती है कि और
जो सी है, माउंटेन है, माउंटेन से ऐसे देख के लग रहा है, ये सब देख के लग रहा है कि जैसे इसमें से आग निकल आएगी। मतलब इतना गर्म और इतना ज़्यादा काला बादल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आग निकल रही है सब जगह से। और ये कहती है कि मैं इन लोगों को देख के इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है इन लोगों को देख के कि ब्रेव वेसल यानी कि शिप को बोलती है, और वहाँ पे लोगों को बोलती है कि जो है उस शिप को बोलती है कि ये जो शिप है जिसमें नो डाउट बहुत ज़्यादा नोबल लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, और ये वेसल जो है यानी जो ये शिप है वो टूटने वाली है इनटू पीसेस। तो इस साइट को देख के मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और उसके बाद बोल रही है ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट। मतलब ये क्राई यानी कि जो आवाज़ चीखने की आ रही है वहाँ से, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल पे जैसे कोई एकदम दर्द से मेरा दिल जो है वो धक धक कर रहा है। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पुअर सोल दे पेरिश, मतलब इसमें जितने भी पुअर सोल, जितने भी पुअर लोग, यानी पुअर इन द सेंस कि बेचारे, वो वाला नहीं, गरीब वाला नहीं, पुअर मतलब कि बेचारे लोग जो हैं वहाँ पे जो शिप में इस वक्त हैं वो सब मरने वाले हैं और सब के सब पेरिश हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो इन लोगों को देख के, ये साइट देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। हैड आई बिन एनी गॉड ऑफ पावर, तो बोलती कि अगर मैं कोई मतलब गॉड होती, कोई गॉडेस होती या मेरे अंदर कोई पावर होता तो मैं इस सी को पूरा सुखा देती। मतलब इस, ताकि अब सी सूख जाएगा, पूरा पानी सूख जाएगा तो फिर शिप तो डूबेगी नहीं। तो बोलती कि अगर मेरे अंदर कोई पावर होता ना तो मैं इस शिप को संक कर देती। मतलब कि जितने भी जो 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 पानी है इसका, वो सारा का सारा अर्थ के अंदर संक कर देती। और या तो फिर मैं जो है जो जितने भी पानी है, मतलब इस ये जो शिप को जो पानी अपने अंदर लेने वाला है, सोल मतलब कि स्वॉलो करने वाला, यानी कि इस शिप को जो पानी अपने अंदर निगलने वाला है उस पानी को ही मैं सुखा देती। और उसके बाद में मैं इन लोगों को बचा लेती और जो उसमें जो डरे हुए सारे लोग हैं उन लोगों को भी मैं सेव कर लेती। फिर वो और प्रॉस्पेरो से कहता है कि बी कलेक्टेड, नो मोर अमेजमेंट। वो बोलता है कि तुम रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा शॉक मत हो, और कोई भी हार्ट अपने पिटियस हार्ट मतलब अपने नरम दिल को बोलो कि रिलैक्स हो और कोई भी किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो मिरेंडा कहती है ओ वो द डे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन है आज, बहुत ख़राब दिन है, कैसा दिन है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि कोई भी हार्म किसी को नहीं हुआ है, और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सब लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। और तुम मेरी डॉटर हो, और तुम्हें पता है कि हाँ हाँ जो है वो ये उससे ये पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम मेरी डॉटर हो, और ये सिर्फ जानने के अलावा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा फादर हूँ, और मेरा नाम प्रॉस्पेरो है, और मैं इस पुअर सेल का मतलब इस आइलैंड का मास्टर हूँ, और उसके अलावा मतलब एक फादर हूँ। इसके अलावा तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तो वो बोलती है कि मुझे इससे ज़्यादा जानने की कोई और ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, और मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं। तो बोलता है कि तो प्रॉस्पेरो कहता है कि ये टाइम है जब तुम्हें अपने फादर के बारे में जानना चाहिए। यू शुड नो कि तुम्हारे फादर के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो तुम्हें अपने फादर के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो कहती है उससे कि तुम अपना हाथ मुझे दो, और जो है अपना ये जो गारमेंट पहना हुआ है तुमने, मतलब जिसने एक कोट पहना होता है, वो कहता है उससे जो है अपने गारमेंट को उतारो, ठीक है। तो वो उसको अपना हाथ देती है और वो उसका हाथ से वो मैजिक वो क्लोक जो है वो उतार देता है, ठीक है। अब ये क्लोक यानी कि उसका जो कोट रहता है वो क्यों उतरवाता है, इसके पीछे भी कोई एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर प्रॉस्पेरो कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो और अपनी आंखें पोंछो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। वो बोलता है द डायरफुल स्पेक्टिकल, मतलब कि जो ड्रेडफुल स्पेक्टिकल यानी कि जो बहुत ही डरावना जो इंसिडेंट तुम्हें सामने दिख रहा है, ये रैक यानी कि टूटी हुई शिप का, जिसने तुम्हारे दिल को विच टच द वर्च्यू कंपैशन इन दी, यानी कि तुम्हारे दिल को इतना ज़्यादा दुखाया है, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये मैंने अपने ही आर्ट से किया है, ये मैंने अपने प्रोविजन इन माई आर्ट, मतलब मैंने अपने जादू से ही किया है, लेकिन मैंने इसको इतना सेफली ऑर्डर किया है कि इसमें एक भी सोल, देर इज़ नो सोल, नॉट सो मच परडिशन एज एन एयर, मतलब कि एक भी सोल का एक बाल तक का बाकी नहीं हुआ है,
मतलब बोलते हैं ना बाल बाकी नहीं हुआ है, ऐसे करके जो कहावत होती है कि किसी को ज़रा सा भी चोट नहीं हुई है, इतना भी नहीं कि किसी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, मतलब किसी को एक बाल में भी चोट नहीं लगी है। तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स रहो। मैंने अपने जादू से क्या लिया है, लेकिन इतना सेफली ऑर्डर किया है कि किसी को कुछ भी जो है नुकसान नहीं पहुँचा है, किसी का एक बाल तक जो है खरोच नहीं आई है। और जितने भी सारे क्रिएचर्स इसके अंदर हैं, ये सब कुछ बहुत मतलब किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, और इसमें कोई भी जो है किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, तो उन लोगों किसी को कुछ नहीं होगा। फिर बोलता है कि तुम बैठो, फॉर थौ मस्ट नाउ नो योर फादर, मतलब कि अब टाइम आ गया। वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले बहुत बार कहा है ना कि तुम्हें अपने फादर के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। तो बोलते हैं अब टाइम आ गया है वो चीज़ बताने के लिए, तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ और जानना पड़ेगा। तो वो उससे बोलता है कि अपना क्लोक जो है वो अपना उसका जो जो कोट जो रहता है वो जो उतार के रखती है, उसके ऊपर वो मैजिक डाल देता है, यानी कि अपने जादू से उसके वो जो कोट पहनी वो रहती है उसमें वो मैजिक डालता है। वो मैजिक ये होता है कि जब इसकी बात कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये जो अब यहाँ पे ना प्रॉस्पेरो उसको फ्लैशबैक, यानी कि जो कहानी मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि क्या हुआ था, वो सारी कहानी वो यहाँ पे अब उसे बताएगा मिरांडा को, ठीक है। तो ये उसको उसके कोट में मैजिक डाल देता है कि जब वो अपनी पूरी कहानी बता दे तो उसके बाद वो मिरांडा जो है वो उसकी आंखें बंद हो जाएगी और वो सो जाएगी, ताकि वो अपना प्लान जो है वो फर्दर कैरी ऑन कर सके। तो वो उसको उसका कोड दे देता है मैजिक डाल के उसमें, और वो जो है अब यहाँ पे इसके बाद जो है वो अपनी कहानी उसे बताता है कि क्या हुआ था। ओके, तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि वो उससे बोलता है कि क्या तुमने जो है, मैंने तुमसे कई बार पहले भी कहा है ना कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन जब एक तुम्हारी प्रॉपर एज आएगी तब मैं तुम्हें बताऊँगा। अब वो टाइम आ गया जब तुम्हें अपने फादर के बारे में जानना चाहिए कि क्या क्या हुआ था और हम यहाँ पे कैसे आए हैं, अब तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। तो वो उससे बोलती कि बहुत बार, हाँ आपने बहुत बार पहले ये चीज़ बोली है कि, लेकिन जब भी मैं आपको बोलती थी तो आप हमेशा रुक जाते थे, और कभी आपने यही बोल के कि स्टे नॉट येट, मतलब आपने कई बार ये बात बोली तो है कि हाँ आप कुछ मुझे बताना चाहते हो, लेकिन आप ये कह के रुक जाते थे कि अभी सही टाइम नहीं आया है तुम्हें ये बात आने के लिए। इस वजह से जो है मैंने कभी आपको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि आप खुद बताओगे मुझे। तो बोलता है कि हाँ अब ये वक्त, अब वो घड़ी आ गई है जब मुझे द आवर हैज़ नाउ कम, मतलब कि अब वो टाइम आ गया है जब मुझे तुम्हें ये बात बतानी है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, या मुझे तुम्हें अपना पास्ट बताना है। तो वो बोलती है ओके। तो वो बोलता है कि द वेरी मिनट बिट्स दी ओपन द आई, मतलब कि अब तुम अपने कान खोल कर मेरी एक एक बातें जो है वो सुनो। तो जो बोलती है ओके, ओबे एंड बी अटेंटिव। तो बोलता है कि मेरी बात को बहुत अच्छे से ओबे करना और बहुत अटेंटिवली एक एक चीज़ को सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ही कान खोल के और अच्छे से सुनना। फिर वो बोलता है कि तुम्हें याद है कि जो है हम लोग इस सेल से जब आए थे, मतलब यहाँ पे इस आइलैंड पे हम लोग जब से आए हैं, उससे पहले का तुम्हें कुछ याद है क्या। मतलब वो बोलता है कि फिर खुद ही आंसर भी दे देता है। वो पहले उससे बोलता है कि ये बताओ कि तुम जब हम लोग यहाँ पे आए थे इस सेल पे, यहाँ पे इस आइलैंड पे जब से हम आए हैं, तुम्हें उससे पहले का कुछ याद है। तो वो बोलता है कि लेकिन तुम्हें कैसे याद होगा, मतलब मुझे बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज तुम उस टाइम पे बहुत छोटी थी, सिर्फ 3 साल की थी। तो बोलते हैं कि तुम सिर्फ 3 साल की थी जब हम इस सेल पे आए, यहाँ पे इस आइलैंड पे आए, तो उससे पहले का बहुत छोटे बच्चे थे, तुम्हें नहीं याद होगा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ याद होगा। तो जो है वो बोलता है कि फिर प्रॉस्पेरो कंटिन्यू करता है कि मतलब क्या तुम्हें कुछ याद है, कोई मतलब कोई भी चीज़, कोई पर्सन, कोई हाउस, लेकिन तब भी, मतलब वो बोलता है कि वैसे तुम्हें याद नहीं हुआ लेकिन तब भी तुम्हें कुछ याद है, मतलब कोई ब्लर इमेज, कुछ भी, किसी घर की, किसी पर्सन की कुछ याद है। ऑफ एनीथिंग दैट द इमेज टेल मी दैट, मतलब अगर तुम्हें ज़रा सा भी कुछ भी याद आ रहा है अपने पास्ट के बारे में तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या चीज़ याद आ रही है अपने पहले पास्ट के बारे में। जब तुम 3 साल थी, 3 साल से पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तुमने कहाँ क्या किया था, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो तुम मुझे बताओ। तो कि तुम्हें क्या याद है, सम हाउस और पर्सन, टेल मी एनीथिंग, मतलब वो एकदम एक्साइटेड हो जाए कि तुम्हारी कोई भी मेमोरी है, अगर तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या याद आ रहा है। तो मिरांडा बोलती है इट इज़ फार ऑफ, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, और ये एक, लेकिन मुझे मतलब कुछ एक चीज़ है जो
बहुत ही एक धुंधली इमेज की तरह मुझे याद आती रहती है। और इट्स लाइक अ ड्रीम, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना है मैं देख रही हूँ, कोई ख्वाब देख रही हूँ, और ये एक ड्रीम की तरह से लगता है मुझे। और वो ये कहती है कि जैसे कि ऐसा मुझे लगता है कि जैसे 4-5 औरतें जो है ना वो मेरा ख्याल रख रही हैं, दे आर टेंडेड मी, मतलब कि मेरी देखभाल कर रही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, प्रॉस्पेरो जो था वो राजा था, तो इतना बड़ा राजा था तो ऑब्वियस सी बात है उसके घर में बहुत सारी सेविकाएं थीं, बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे काम वाली थी, मेड थी। तो वही उसको याद है कि उसको ये कहती है कि मुझे बस इतना याद आ रहा है कि जब मैं, मतलब कि मुझे बस एकदम ऐसे ड्रीम की तरह लगता है, जैसे ख्वाब की तरह से लगता है, कभी कभी ख्वाब में आता है कि मुझे 4-5 औरतें हैं वो मुझे मेरा ख्याल कर रही हैं, मेरी देखभाल कर रही हैं, मुझे बस इतना याद आता है। तो प्रॉस्पेरो जो है वो फिर कहता है कि दाउ हैड्स एंड मोर मिरांडा, और फिर वो उसको पुश करता है कि तुम्हें कुछ और याद है, अगर तुम्हें कुछ और याद है तो तुम मुझे बताओ। फिर बोलता है कि बट हाउ इज़ इट दैट दिस लिव्स इन दिस दाई माइंड। तो बोलता है कि यार मतलब तुम्हें ये भी याद है, लेकिन ये कैसा हो सकता है कि तुम इतनी छोटी थी उस टाइम पे, तुम्हारे अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये मेमोरी है वो ज़िंदा है, इतनी छोटी होने के बाद भी तुम्हारे माइंड में वो मेमोरी अभी तक जिंदा है। फिर वो उससे पूछता है व्हाट सीज दाउ एल्स इन द डार्क बैकवर्ड एंड एब्सिम ऑफ टाइम, मतलब फिर उसके बाद बताओ और तुम्हें क्या याद आता है अपने, जो तुम्हारे दिमाग में जो डार्क एक बैकवर्ड जो एक बैकग्राउंड चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, और क्या आ रहा है तुम मुझे बताओ, तुम कुछ और देख सकती हो, कुछ और देखती हो, या कुछ और तुम्हें याद आ रहा है। और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ रिमेम्बर हो रहा है, मतलब अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो तुम बोलो, अभी बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चीज़ याद आ रही है और तुम क्या चीज़ बोलना मतलब तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज़ की इमेज है। तो मिरांडा बोलती है बट आई डोंट रिमेम्बर दैट, मतलब कि वो बोलती है कि उसके बारे में और तो मुझे उसके बाद कुछ नहीं याद और कुछ नहीं याद है, मतलब मुझे वही याद है। और हाँ, वो ये भी उससे पूछता है कि तुम्हें ये पता है कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए, मतलब ये बोलता है कि तुम्हें ये तो चलो वो याद है, उसके अलावा और कुछ इमेज याद है तुम्हें कि हम लोग यहाँ कैसे आए या क्या हुआ था हमारे साथ जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तो वो बोलती है कि नहीं ये तो मुझे नहीं याद है कि हम लोग यहाँ कैसे आए। फिर जो है वो प्रॉस्पेरो अपनी बात यहाँ से बताना उसे स्टार्ट करता है। वो बोलता है 12 years since Miranda, 12 years since thy father was the Duke of Milan, a prince of power। वो बोलता है कि 12 साल पहले, नहीं सॉरी 12 साल से, मतलब कि जब से, बोलता है कि मतलब 12 साल पहले जो है तुम, ये मिरांडा जो है वो बोलता है कि तुम्हारा जो फादर था, मतलब मैं प्रॉस्पेरो, वो मिलान जो है जो उसके किंगडम का नाम था जहाँ पे वो रहता था, प्रॉस्पेरो जहाँ का किंग था, वो बोलता है कि तुम्हारा फादर वहाँ का ड्यूक था, मतलब वहाँ का जो है राजा था मिलान का, जो है 12 साल पहले तक तुम्हारे फादर जो है वो वहाँ का राजा था, वहाँ का मिलान का ड्यूक था एंड प्रिंस ऑफ पावर, और उसके अंदर मतलब मैं पावर का प्रिंस था। आई वॉज अ प्रिंस ऑफ पावर, मेरे अंदर इतना ज़्यादा पावर था, पावर इन द सेंस क्योंकि मैं राजा था, वहाँ का ड्यूक था, तो मेरे अंदर सारे पावर थे, मैं जो चाहता था वो कर सकता था। क्या होता है, तो उसके बाद मिरांडा कहती है कि वो थोड़ा सा सोचती है कि अच्छा ये राजा थे, तो इसका मतलब वो कहती है कि सर यू आर नॉट माई फादर, मतलब क्या आप मेरे फादर नहीं हैं। तो प्रॉस्पेरो बताता है कि दाई मदर वॉज अ पीस ऑफ वर्च्यू एंड शी सेड दाउ वॉज माई डॉटर, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, डायरेक्टली हाँ नहीं बोलता, वो थोड़ा सा अपनी कहानी बता के कि तुम्हारी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस औरत थी, मतलब उस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वुमेन थी, बहुत ही अच्छी हुई लेडी थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरी बेटी हो, और यानी कि मतलब तुम हाँ मेरी बेटी हो। तो थोड़ा सा घुमा के, जैसे कहते हैं ना आदमी घुमा के बताता है, तो वैसे थोड़ा घुमा के बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ ने जो है वो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बहुत अच्छी औरत थी, उसने मुझे बताया था कि तुम ही मेरी बेटी हो, तो इसका मतलब तुम मेरी बेटी भी हो। तो लेकिन तुम्हारा फादर जो था वो ड्यूक ऑफ मिलान, मतलब मैं जो है मैं मिलान का जो है राजा भी था, और तुम मेरी यू आर माई दाउ हिज ओनली आयर, मतलब तुम मेरी इकलौती संतान, इकलौती बेटी हो, एंड प्रिंसेस नो वर्ड्स इशूड, मतलब कि तुम और एक रानी हो तुम, मतलब सिर्फ यहाँ की जो है इस हम लोग आइलैंड पे आ गए, तुम सिर्फ वही नहीं, मैं तुम्हारा फादर और तुम वहाँ की रानी थी। मिरांडा ओ द हेवेंस व्हाट फाउल्स
वॉट फाउल प्ले हैड वी दैट वी कम फ्रॉम देंस। तब उसके बाद पूछती है कि अच्छा तो ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा फाउल, ऐसा मतलब बुरा क्या हादसा हुआ कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इस आइलैंड पे आ गए, और ब्लेस्ड वॉज इट वी डिड, और या तो मतलब कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है या तो कुछ अच्छा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आ गए। मतलब अगर बुरा हुआ है इस सेंस में कि हम लोग जो है, अगर राजा हैं आप और मैं रानी थी वहाँ की, तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए, ऐसा क्या हादसा, बुरा हादसा हुआ हमारे साथ कि हम लोग को यहाँ आना पड़ा, या कुछ ऐसा अच्छा हुआ हमारे साथ कि हम लोग यहाँ पे मतलब आ गए, एक तरीके से बच गए, या क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे आ गए। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर प्रॉस्पेरो से बताता है कि बोथ माई गर्ल, मतलब दोनों चीज़ें, बुरी भी हुई थी अच्छी भी है, अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ भी। बाय फाउल प्ले एज दाउ सीज वी हीव्ड देंस, मतलब कि फाउल यानी कि हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, हमारे साथ यही बुरा हुआ, और ब्लेस्ड जो है ये था कि हम लोग यहाँ पे आ गए। मतलब दोनों चीज़ हुई है, बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ, क्योंकि हो सकता है हम मर जाते लेकिन हम लोग बच गए, हम लोग यहाँ पे आ गए। मिरांडा कहती है कि आपकी जो बातें हैं सुन के मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरा हार्ट जो है एकदम एक तरीके से ब्लीड, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा छलनी हो जा रहा है एक तरीके से। टू थिंक ऑफ टीन दैट आई हैव टर्न टू यू, मतलब कि आखिर मतलब वो ये बोलता है कि विच इज़ फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस, मतलब कि बोलता है कि कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये चीज़ सोच के कि मैं जब उतनी छोटी थी तो मैं आपके लिए कितना बर्डन हो गई होंगी उस टाइम पे, मैंने मतलब जो है क्या ऐसा हुआ होगा कि हम लोग यहाँ पे आ गए। तो वो उससे बोलती है कि प्लीज़ आप बताओ, जो कि मुझे तो मतलब मेरी तो याददाश्त से बिल्कुल दूर है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ। फिर वो उससे पूरी कहानी बताता है। तो इसके बाद वो बताता है कि माई ब्रदर एंड दाई अंकल कॉल्ड एंटोनियो, मतलब तुम्हारे भाई मेरा भाई और तुम्हारे जो अंकल यानी तुम्हारे जो चाचा थे जिनका नाम एंटोनियो था। आई प्रे दी मार्क में, मतलब कि बार बार उससे यही बोलता रहता है कि मेरी बात को अच्छे से सुनो, कान खोल कर सुनो, गहराई से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, अटेंटिव रहो। तो बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी बात को अच्छे से सुनो। दैट अ ब्रदर शुड बी सो परफिडियस, मतलब कि तुम्हारे चाचा और मेरा भाई जिसका नाम एंटोनिया था, मुझे यकीन नहीं हो सकता है कि एक भाई इतना ज़्यादा धोखेबाज कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको ही होम नेक्स्ट दाई सेल्फ ऑफ ऑल द वर्ड आई लव्ड एंड टू पुट हिम पुट एंड। तो उसके बाद वो बोलता है कि जिसको मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे तुम्हारे साथ जितना ही मैंने उसको प्यार किया, और जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, मतलब कि प्यार में जैसे कि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उतना ही सेम उससे प्यार करता था पूरी दुनिया में। और जो है मैंने एंड हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, मतलब कि मैंने उसे ये बोला क्योंकि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, उस पर इतना भरोसा करता था, तो मैंने उससे ये बोला कि तुम जो है वो मेरे स्टेट का ख्याल रखो, मतलब कि मेरी जो वो राजा था तो वो उसे बोलता है कि तुम जो है वो मेरी राजगद्दी संभालो, मेरी राज का ख्याल रखो। एज एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नरीज इट वॉज द फर्स्ट, मतलब कि जो है कि मैंने उससे ये बोला कि तुम जो है यहाँ के तुम मतलब सारा स्टेट जो है जो मेरा राज्य है वो तुम मैनेज करो, और मैंने उसको ही सबसे पहला इंसान समझा जो कि वो चीज़ को समझा सकता था। एंड प्रॉस्पेरो, मतलब कि हमारा जो स्टेट था वो सबसे वहाँ का ड्यू यानी मिलान जो था वो वहाँ का सबसे जितने भी राज्य थे सब में सबसे टॉप मोस्ट सबसे अच्छा और पावरफुल राज्य था हमारा मिलान, जो हमारा एक होता है ना शहर जैसे होते हैं वैसे। तो मिलान जो था जितने भी गांव आस पड़ोस मतलब जितने भी राज्य आस पड़ोस के थे सब में सबसे ज़्यादा टॉप पे हमारा फर्स्ट नंबर पे आता था, और मैं जो था वहाँ का सबसे प्राइम ड्यूक था, मतलब कि मैं जो था बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे जो पावरफुल और प्राइम ड्यूक आता है वो मैं था। और मैं इतना ज़्यादा रेप्यूटेटेड था डिग्निटी में, मतलब कि मेरी डिग्निटी जो थी वो सबसे ज़्यादा हाई पे थी, क्योंकि सारे राज्य में सबसे ज़्यादा टॉप राज्य पे हमारा शहर था, और उसमें से उसका राजा मैं था, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो था वो मैं राजा था, और मैं बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड पोजीशन पे था इन डिग्निटी। एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स विदाउट अ पैरेलल,
तो यानी कि उसने बोला कि दोज being all my study the government I cast upon my brother। इसका मतलब ये है कि वो ये बताता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोस्पेरो जो था उसको जादू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये बोलता है कि वो उसके पास बहुत सारी किताबें थी और वो किताबों में से ना जादू जो भी होते थे मैजिक आर्ट लर्न करता था। तो ये बोलता है कि मैं जो था वो ज़्यादा वो अपना क्या करता था ना, वो ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो अपनी लाइब्रेरी में ही स्पेंड करता था, वहाँ किताबें पढ़ता रहता था। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा डिवोट है तो आप राज्य को नहीं संभाल पाएंगे, उसको इक्वल टाइम नहीं दे पाता था वो, क्योंकि उसको ज़्यादा उसका जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा मैजिक में था कि वो दिन भर पढ़ता रहता था। तो उसको राज्य संभालने के लिए उसने क्या किया, मैंने अपने वो ये बोलता है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी रखा और मैं दोनों चीज़ों को पैरेलली संभाल नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने अपना गवर्नमेंट जो था वो अपने ब्रदर को कास्ट कर दिया, यानी कि अपने ब्रदर से, अपने भाई से कहा कि तुम जो है मेरा गवर्नमेंट संभालो, क्योंकि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत भरोसा करता था। तो मैंने इसलिए उसे दे दिया था कि तुम इसका ख्याल रखो, तुम जो है वो इसको आगे बढ़ाओ जब तक मैं ये चीज़ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। And to my state grew stranger being transported and wrapped in secret studies, thy false uncle thus thou attend me। तो बोलता है कि मैंने उसको दिया अपनी चीज़ें अपना, और मतलब जो कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज रैप्ड इन माई सीक्रेट स्टडीज़, वही क्योंकि मैं अपने जादू में इतना ज़्यादा इनग्रॉस था अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, कि मैं उसको नहीं संभाल पा रहा था। और मेरे लिए स्ट्रेट को मतलब देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने तुम्हारे अंकल को बोला कि वो मेरी जगह पे जो है वो स्टेट को संभाले, उसका ख्याल करे, और जो भी चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो एक ड्यूक, एक राजा लेता है अपने राज्य के लिए, वो हक मैंने अपने भाई को दे दिया, जिसका नाम था क्या, एंटोनियो। तो वो उसके बाद फिर उसको बीच में बताते बताते बार बार उससे पूछता है कि दाओ अटेंड मी, मतलब तुम मेरी बात को अच्छे से सुन रही हो, जो मैं बोल रहा हूँ, आर यू लिसनिंग टू मी। तो वो जो है, क्योंकि वो बार बार उसको बताता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात उसे बता रहा होता है, इस वजह से उसे बार बार बोलता है कि तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो, गहराई से सुनो, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बाद फिर वो आगे की और कहानी बताता है कि उसके साथ क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो लोग वहाँ पे आए। तो ये जो मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, so and don't forget to like, subscribe and share my videos with your friends. Thank you so much. Bye bye.